एडवांस क्वेश्चंस फॉर एडी एंड एएस। अभी तक मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि या तो इन्फ्लेशनरी गैप से पूछेंगे या फिर किससे पूछेंगे बोलो, डिफ्लेशनरी गैप। कुछ भी टफ नहीं है। मैं आपको 40 बार पहले बता चुका हूं कि इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब इन्फ्लेशन होता है और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन मतलब डिमांड कम, और कम क्या होगी, एक्चुअली कम होगी। तो जब एक्चुअल डिमांड एडीए कम हो और एडीएफ ज्यादा हो, तो जो ज्यादा उसमें से कम माइनस करोगे, एडीएफ माइनस एडीए इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इसका रिवर्स है, जहां पर एक्चुअल डिमांड ज्यादा है और उसी को एक्सेस डिमांड बोलते हैं। ज्यादा मतलब एक्सेस, और एडीएफ कम है, तो इन्फ्लेशनरी गैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडीए माइनस एडीएफ। दोनों को ठीक करने के मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स हमने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़े थे। यहां पर दो नए पढ़े थे, वो ज्यादा क्वेश्चन में आएंगे। बताओ वो दो नए कौन से थे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। सोचो, कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, डिमांड कम है, तो सरकार को खुद डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। खुद डिमांड क्रिएट करने के लिए सरकार को अपने खर्चे क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा करने। और ज्यादा खर्चे करने के लिए कहां से लेगी भाई, पैसा तो है ही नहीं लोगों के पास, तो फिर सब्सिडी लगेगी। क्या लगेगी बोलो, सब्सिडी। और गवर्नमेंट का टैक्स क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं देने को। यस और नो? और इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना क्या करेगी, कम, और टैक्सेस को क्या कर देगी, टैक्सेस ज्यादा करने का लॉजिक। इन्फ्लेशन है तो लोगों के पास खूब पैसा है, और पैसा खूब है तो सरकार टैक्सेस क्या करेगी, बढ़ाएगी कि कम करेगी, बढ़ाएगी। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? लिखिए क्वेश्चन केस स्टडी, रेड ऑन। क्वेश्चन नंबर 1, रेड ऑन। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट is a underemployment is a underemployment is a critical feature of underemployment is a critical feature of underemployment is a critical feature of Indian economy. Underemployment is a, चुप रह के सुनो, underemployment is a critical feature of Indian economy, comma, can be can be can be really explained. Underemployment is a critical feature of Indian economy, can be really explained in terms of, can be really explained in terms of deficiency of demand, can be explained in terms of deficiency of demand, full stop. Comment, comment, 3 मार्क्स, 3 मार्क का क्वेश्चन। 1, 3, 4 और 6 के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। बिजनेस इको सेम, ठीक। लक्षित, ये लाइट को बंद कर, है ना, उसको चालू कर दो, बस। यस, मुझे बताओ, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, काम। एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो इनकम क्या होती है, और आउटपुट भी क्या होता है, आउटपुट कम का मतलब सप्लाई कम, और सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि डिमांड भी क्या है, कम। बस इसी को एक्सप्लेन करना है। कितने मार्क्स मिलेंगे, 3। तो आपको ये समझना है कि अगर कंट्री में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है तो क्या आती है, डेफिशिएंट डिमांड। क्या आती है बोलो, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट लिखेंगे डेफिशिएंट डिमांड, और उसका डायग्राम बना देंगे, खत्म कहानी। बोलो कोई डाउट? लिखो आंसर। प्रोफेसर जेएम कीन्स, कीन्स का नाम लिखना ही है। पूरे एडीएस में हमने एक ही आदमी का नाम पढ़ा है, क्या, जेएम कीन्स। प्रोफेसर जेएम कीन्स एक्सप्लेन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैंने अभी आंसर समझाया, किसी को कोई डाउट? बस उसे लिखना है। प्रोफेसर जेएम कीन्स एक्सप्लेन्स दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट, बताओ अंडर एम्प्लॉयमेंट से डेफिशिएंट डिमांड होगी कि एक्सेस? अंडर एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू डेफिशिएंट डिमांड, अंडर एम्प्लॉयमेंट
leads to deficient demand. Professor J.M. Keynes explains that underemployment leads to deficient demand, comma, but it is with respect to but it is with respect to such economies but it is with respect to such economies which are अच्छा डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिप्रेशन मतलब डिफ्लेशन डिफ्लेशन के बाद क्या आता है बिजनेस साइकिल याद करो इन्फ्लेशन पीक बूम फिर डिफ्लेशन और फिर डिप्रेशन नेगेटिव जहां पर प्राइसेस क्या हो रहे हैं नेगेटिव ठीक है विच आर विक्टिम ऑफ डिप्रेशन और रिसेशन विच आर it is with respect to such economies which are victim of depression oblique recession इसको आप सीए फाउंडेशन से अच्छे से लिंक कर पा रहे होगे मेरे हिसाब से वो चैप्टर आपका हो चुका है which are victim of depression or recession where deficiency of demand where deficiency of demand कम लेकिन कंट्री की कैपेसिटी तो ज्यादा है अरे भाई डिमांड कम है कैपेसिटी तो ज्यादा है ना हमारी एडीएफ ज्यादा है एडीएफ इज एक्सेस कैपेसिटी व्हिच लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड लीड्स टू एक्सेस कैपेसिटी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड लीड्स टू एक्सेस कैपेसिटी इसका फिक्स फॉर्मेट है यही लिख के आना है एग्जाम में बोलो हाँ या ना अरे एक्सेस कैपेसिटी समझ में आया जो हमारा गैप है वो क्या बताता है कि एडीए नीचे है और एडीएफ ऊपर है मतलब कैपेसिटी तो कंट्री में और ज्यादा है कि कम है ज्यादा है समझ में आया अच्छा इसी क्वेश्चन को वो रिवर्स भी पूछ सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की जगह सिर्फ वर्ड क्या लिखना है फुल एम्प्लॉयमेंट फिर इन्फ्लेशनरी गैप लिखना होगा ठीक है पैराग्राफ चेंज करो इन कंट्री लाइक इंडिया अब भारत के रेस्पेक्ट में क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में भी आप देखो इंडिया वर्ड आ रहा है अरे ऊपर जनरल समझाया अब इंडिया के रेस्पेक्ट में समझेंगे लिखो इन कंट्री लाइक इंडिया अंडर एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री लाइक इंडिया अंडर एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू इन कंट्री लाइक इंडिया अंडर एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू बताओ भारत में अंडर एम्प्लॉयमेंट होना मतलब प्रोडक्शन कम होना underemployment is related to lack of production capacity lack of production capacity comma which lacks India इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बताओ अंडर एम्प्लॉयमेंट कम मतलब भारत में रोजगार कम विच लैक्स इंडिया टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट कम विच डिक्रीजेस इनकम एंड आउटपुट विच डिक्रीजेस इनकम एंड आउटपुट बोलो भाई समझ में आया समझ में आया आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे आंसर करने यहाँ कोई डायग्राम काम नहीं आ रहा है कोई एमपीसी एपीसी निकालने को नहीं दिया है सीधा एक स्टेटमेंट दिए एक्सप्लेन करना है समझ में आया तो जैसी स्टेटमेंट दी वैसा ही एक्सप्लेन करेंगे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ये और बढ़िया क्वेश्चन है लिखो नेक्स्ट हाउ विल ये सेम क्वेश्चन आरबीएससी में भी आएंगे ध्यान रखना बोलो यहाँ तक कोई डाउट हाँ 3 मार्क्स में हमने ऐसे कॉन्सेप्ट लिख दिया है और आपको टाइम हो तो आप बना देना ठीक है नेक्स्ट लिखो हाउ विल 7th पे कमीशन हाउ विल ऐसे 7 लिखो टीएच 7th पे कमीशन 7वां वेतन आयोग अगर आपने कभी हिंदी में अखबार पढ़ा हो 7th पे कमीशन लागू हो गया जो ये सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं ना इनको टीए डीए ये सब मिलता है किसी के पापा है मम्मी है गवर्नमेंट जॉब में हाथ खड़ा करो अगर है तो हाँ
तो गवर्नमेंट जॉब में टीए डीए ऐसा मिलता है, ट्रेवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, राइट। उनका 7th पे कमीशन होता है। मान लो सैलरी 50,000 है ना, मान लो, तो 7th पे लग के सैलरी 1 लाख के ऊपर हो जाती है जाना। क्लियर? क्योंकि इतने सारे अलाउंस मिलते हैं, बच्चों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, कृतार्थ, बीवी का खर्चा नहीं, बच्चों का। ठीक है, तो ये सब लग के 7th पे कमीशन बोलते उसको, क्या बोलते हैं? तो मुझे बताओ, हाउ विल, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ विल 7th पे कमीशन impact aggregate demand in the economy? How will 7th pay commission impact aggregate demand? कौन बोला डिमांड बढ़ जाएगी? कौन बोला? वेरी गुड, तालियां। 7th पे कमीशन एक प्रकार का, बताओ, गवर्नमेंट का खर्चा है कि इनकम है? क्वेश्चन किस पॉइंट से आ रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कब बढ़ता है? जब कंट्री में डिमांड कम हो कि ज्यादा? जब कम हो तो सरकार खर्चा करेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? बस इतना लिखना है आंसर में। और कितने नंबर मिलेंगे? 3 3, सारे 3 नंबर के क्वेश्चन। हाउ विल 7th पे कमीशन इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी? राइट डाउन आंसर। अब ये तो समझ में आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंस से पूछा, मैंने इसलिए कहा था इंडिविजुअल पॉइंट आ सकता है 3 नंबर में, ऐसे आएगा केस स्टडी बन के। बोलो कोई डाउट? अरे कोई डाउट? लिखो, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन, the implementation of 7th pay commission in India, the implementation of 7th pay commission in India significantly impacts aggregate demand। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ लिया है तो कोई भी केस स्टडी आ जाए हमारे नंबर नहीं कटेंगे, और नहीं पढ़ा है तो कहीं भी नंबर नहीं आएंगे, साफ बात। फिर एग्रीगेट डिमांड छोड़ो, आपको नेशनल इनकम ही नहीं आता। नहीं पढ़ा है तो अभी मैं दिखाऊंगा ना, 4 तारीख आएगी, आधे लोग वैसे ही एब्सेंट, जो आधी कॉपी आएंगी, मेरी मेहनत और कम है, मुझे कहीं नुकसान नहीं है। मेरे 10 रिजल्ट मुझे पता है कौन से आने, और फोटो 10 ही तो छापने हैं मुझे अखबार में, बाकी तो वैसे ही स्कूल छत एक ही के नीचे सब कुछ आए रहे, फोटो 10 ही तो चाहिए मेरे को, बाकी आपकी इच्छा। इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड बाय इंक्रीजिंग, एडी बढ़ेगा, impacts aggregate demand by increasing the, significantly impacts aggregate demand, the implementation of 7th pay commission in India significantly impacts aggregate demand by increasing। अच्छा बताओ, सोचो, सरकार ने आपका वेतन बढ़ा दिया, सैलरी बढ़ा दी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इनकम क्या होगी? जब इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड, बस यही लिखना है, तो उसी को लिखना है, लिखें, बाय इंक्रीजिंग द इनकम, बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कॉमा, with with increased salaries, with increased salaries, with increased salaries, comma, these employees, सैलरी बढ़ेगी तो बताओ कंजम्पशन क्या करेंगे? with increased salaries these employees are likely to increase, with increased salaries these employees are likely to increase consumption of, with increased salaries these employees are likely to increase consumption of goods and services, consumption of goods and services। और सी ए डी का पार्ट होता है, अरे ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, which is part of aggregate demand, which is part of aggregate demand, which is part of aggregate demand, clear? Hence which is part of aggregate demand, hence deficient demand या deflationary gap can be controlled, hence deficient demand or
inflationary gap can be controlled. हाँ, deflationary gap, sorry, deficient demand और deflationary gap can be controlled. कितनी लाइन हुई? 5-7 लाइन हो गई, 8 लाइन हो गई, एक लाइन और लिख लो. ओवरऑल कई बार क्या होता है इन केस स्टडी में, कंक्लूजन का आधा नंबर वो फिर काट लेते हैं. आपने एनालिसिस कॉन्सेप्ट पूरा लिखा है, फिर अपना जो फॉर्मेट है वो भी तो चलता है 3 नंबर के लिए, तो फिर हम कंक्लूजन पैराग्राफ में लिख देंगे. अगर मान लो टाइम नहीं मिल रहा है तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है. तो ओवरऑल में हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, ठीक है. ओवरऑल सेवंथ पे कमीशन, ओवरऑल सेवंथ पे कमीशन is expected to have a overall seventh pay commission is expected to have a positive effect. Overall seventh pay commission is expected to have a positive effect on aggregate demand, positive effect on aggregate demand, which increases the scope of economic activities. हाँ या ना? एडी बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी. अरे हाँ या ना? which क्या लिखा आपने? which increases the scope of economic activities and growth full stop. and growth. बोलो यहां तक कोई डाउट? लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, राइट डाउन. 2 मैंने करवा दिए, एक आप करोगे. पहले क्वेश्चन लिखो. आपको पता है हर टैक्स की एक लिमिट होती है, उसके ऊपर लगता है. जैसे भारत में अब नए टैक्स लॉ में कितने लाख तक टैक्स नहीं है? 12 लाख तक टैक्स नहीं है, ठीक है. अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है. तो इस हिसाब से मुझे अगले 20 साल तक टैक्स देने की जरूरत नहीं, ठीक है. तो एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन लिमिट. एग्जेम्पशन लिमिट मतलब इससे ऊपर टैक्स लगेगा, इससे नीचे टैक्स, उस पे क्वेश्चन है. मतलब क्वेश्चन किस पॉइंट से? टैक्स वाले पॉइंट से क्वेश्चन. लिखो एग्जेम्पशन लिमिट, उसको एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं. जो 12 लाख आपने बताया ना मेरे को जिस पे टैक्स नहीं लगता, उसको क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन लिमिट. देखो एग्जेम्पशन लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जेम्पशन लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन रेज्ड, बढ़ा दी. exemption limit for payment of tax has been increased from 2 lakh rupees to 5 lakh rupees. Exemption limit for payment of tax has been increased from 2 lakh rupees to 5 lakh rupees for the financial year 18-19, 18-19, for the financial year 18-19. How will it help? And what kind of situation? How will it help? And what kind of situation can be corrected? How will it help? And what kind of situation can be corrected with respect to above statement? How will it help and what kind of situation will be corrected with respect to above statement? मुझे बताओ एग्जाम्पशन लिमिट 2 की 5 लाख करी, मतलब पहले 2 लाख पे टैक्स लगता था, अब कितने पे लगेगा? तो सरकार को टैक्स कम मिलेगा कि ज्यादा? कम. तो सरकार टैक्स को कम कब करती है? जब कौन सी सिचुएशन हो? बस ये लिख के लाना. बोलो कोई डाउट? अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? लिखना खुद है. यहाँ पर आपके कुछ एडवांस क्वेश्चन जो कि 4 तारीख को पूछे जाएंगे, ऐसे के ऐसे नहीं, चेंज.
हो गए। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? आज की क्लासें होती है, कल आप मुझे बता देना अगर रिवीजन कराना है तो रिवीजन, नहीं तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि एक दिन में इंडियन पढ़ा के हम कुछ हासिल कर लेंगे। तो आप डिसाइड कर लेना रिवीजन किसका करना है, तो वो कर ले। थैंक यू।